मेरा भांजा मेरे पति से बड़ा बुढ़ा लगता था, जिसकी उम्र 60 साल थी। एक रोज मैंने अपनी ननद से कहा कि भांजा बूढ़ा हो गया है, इसकी शादी क्यों नहीं की। ननद ने सर पकड़ लिया और कहने लगी, वह ख्वाजा सिरा है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ महीने बाद पति ने गुस्से में मुझे तलाक दे दी। वह मुझे दोबारा शादी करना चाहता था, लेकिन इसके लिए मेरी दूसरी शादी जरूरी थी। ननद ने इस बूढ़े भांजे से मेरी शादी कर दी, जिसे ननद ने ख्वाजा सिरा कहती थी। उसने मेरे साथ तो जब मेरी शादी हुई तो ससुराल में पति, भांजा और ननद के अलावा कोई नहीं था। सास और ससुर बहुत पहले ही मर चुके थे और ननद का पति और एक बेटा, आग लगने से मौत हो गई थी उनकी। ननद का दूसरा बेटा था। ननद मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरा पति तो मुझे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने शादी के फौरन बाद ही घर के सारे काम देखने शुरू कर दिए थे। मेरा पति काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर चला जाता था। उनके जाने के बाद घर में भांजा और ननद को मिलाकर हम 3 लोग ही रह जाते थे। मेरी ननद तो ज्यादातर बातों में मशरूफ रहती थी, जैसे मर्जी काम करती। उन्होंने कभी भी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं की थी, बल्कि जब भी मैं थक जाती तो बचा हुआ काम मेरी ननद कर देती थी। मैं अपनी ननद को कहती कि दीदी आप ना करो, मैं करूँगी। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं आराम करूँ और आप काम करेंगे, तो मैं तो बस थोड़ा सा आराम करने बैठ जाती हूँ। लेकिन वह कहती थी कि मैंने तो कर लिया है, तुम कोई और काम कर लो। कभी भी मुझे अपनी ननद से डर लगता था। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। वह ज़्यादातर खामोश रहती थी, जिससे उनकी शख्सियत में एक रूप सा महसूस होता था। मैं उनके सामने कम ही बोलती थी। मुझे उनके ज़्यादा ना बोलने से कोई मसला नहीं था, बस घर में अकेली होती थी, इसीलिए दिल करता था कि उनके साथ बातचीत कर लिया करूं। लेकिन शायद मेरा यह डर भी वक्त के साथ साथ कम हो रहा था। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वक्त के साथ साथ डर खत्म होने की वजह मुझ पर कौन सी कयामत टूटने वाली है। मेरा भांजा भी मेरी ननद की तरह नहीं बोलना पसंद करता था। मेरी ननद तो मुझे मेरे पति से भी ढेरों बातें करती थी, लेकिन मेरा भांजा तो उनके सामने भी बहुत कम बोलता था। उसके अलावा भी मुझे उनकी शख्सियत में भी अजीबपन महसूस होता था। मुझे भी अजीब ही लगता था, इसीलिए मैं उनसे दूर ही रहना पसंद करती थी। मेरे पति भी अब यही बात की थी कि मैं अपने भांजे से ज़्यादा बातें न किया करो। मुझे पहले पहले शक हुआ था कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह बहुत गुस्से वाले थे। मैं भी उनकी बात मानती थी। वह जो कहते थे मैं वही करती थी, इसीलिए मैं अपने भांजे से दूर ही रहती थी। लेकिन उनके काम तो मुझे भी करने पड़ते थे, इसीलिए बस काम की हद तक ही मैं उनसे बात करती थी। इसी दौरान कभी मेरे भांजे ने भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे खुद से बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस होती थी। वह भी अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। मुझे उसकी हरकतें अजीब सी लगती थी। तभी मैं अपनी पूरी कोशिश करती थी कि उसे जितना हो सके दूर रहूं। एक बात थी जो मेरे दिमाग में अटकी हुई थी, और वह यह कि ननद ने अभी तक अपने बेटे की शादी क्यों नहीं की थी। उसकी उम्र हो चुकी थी, मगर वह अभी तक कुंवारा ही था। देखने में तो वह मेरे पति से भी ज़्यादा बूढ़ा लगता था, जैसे उसकी उम्र 60 साल हो। या मुझे भी महसूस होता था या वाकई 60 साल का है वह। इस बात का मुझे कोई अंदाजा नहीं था, और ना ही मैंने कभी गौर किया था। बस एक बात थी कि मैं भांजा के बारे में ज़्यादा कुछ जान सकूं, और वजह यही थी मैं काम के बाद बोर होती रहती थी। घर में ज़्यादा लोग होते तो दिल लगा रहता, लेकिन यहाँ तो हम 3 ही लोग रहते थे। घर के कामों से फ्री हो जाती तो अपनी ननद के कमरे में आई, जहाँ वह बैठी अपने काम में मशरूफ थी। मैंने उनको देखते ही हिम्मत करके कहा था कि दीदी आप अगर फ्री हैं तो बाहर आएं, सहन में बैठते हैं। मेरी बात पर मुस्कुराकर उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और मेरे साथ बाहर आकर सहन में बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने अपनी ननद से पूछा, दीदी जब नंदोई का देहांत हुआ तब आपके बच्चे कितने छोटे थे। मैं उनसे यह सब एक मकसद की वजह से पूछ रही थी। उन्होंने मेरी बात पर ठंडी आह भरी थी। मैं ठंडी आह भरने से ही समझ गई थी उनकी जिंदगी दुखों में ही गुजरी है। तो ननद कहने लगी, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माँ मरी हुई थी। मेरी मौसी ने ही मेरी शादी की। उन्होंने सारी रस्में जहन सब कुछ बनाया। फिर जब शादी हुई और ससुराल गई तो जिंदगी के कठिन रास्ते शुरू हो गए थे। ससुराल जाकर मैं हर
लम्हे रोती रहती थी। मेरी सास और ननद हर वक्त मुझे बुरा भला कहती रहती थी, मगर उन सब में अगर जो कुछ पल सुकून के गुजरे थे मैं वह मेरे पति के साथ ही गुजरे थे। मैं जब भी थकी हुई कमरे में जाती तो वह मुझे बातों में लगाकर मेरे हाथ पकड़कर मुझे दिलासा देते थे और हर परेशानी से निजात दिलाते थे। उनके पास मीठे बोल सुनकर सारे दिन की थकान भूल जाती थी। जिन पर हम बहू के साथ कुछ गलत करेंगे तो कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ गलत न हो जाए। मैं उनकी खामोश होने पर सोचती हुई उनका बड़ा गौर से देख रही थी। उनके चेहरे पर तकलीफ से साए नजर आ रहे थे। जो मैंने कहा, दीदी भांजा के आने पर आपके साथ क्या हुआ था? मैंने उनके चुप होने पर यह सवाल पूछा था, मगर ननद मेरे सवाल पर खामोशी इख्तियार कर बैठी थी। मैंने एक दो बार फिर पूछा था मगर वह बोली ही नहीं, तो मैंने भी डरते हुए दोबारा बात न छेड़ी कि बुरा मानकर कहीं वह नाराज न हो जाए। इस बात पर अब मेरा दिमाग अटक कर रह गया था कि भांजा के आने पर मेरी ननद के साथ बुरा क्यों हुआ था, बल्कि भांजा के आने के बाद तो उनके 2 बेटे हो गए थे। उनकी तो घर में इज्जत बढ़ जानी चाहिए थी, तो फिर यह सब क्यों हुआ? आखिर क्या हुआ था? ननद की अधूरी बात सुनकर अब मेरा दिमाग और खराब हो रहा था। मेरे दिमाग में यह सवाल चिपक कर रह गए थे, मगर मैं अब दोबारा अपनी ननद से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। अगर पूछती तो न जाने वह क्या सोचती। इस बारे में मैं क्यों भांजा की बात में इतनी दिलचस्पी ले रही हूँ, इसीलिए मैं चुप हो गई थी। कितने दिन तो इसी उलझन में रही थी कि ननद और पति खुद को भांजा से बोलचाल लेते थे, लेकिन मुझे पति ने बोलने से मना कर रखा था, जिसने मेरे दिल में एक परेशानी पैदा कर दी थी। उसके बावजूद कोशिश करके भी मैं कुछ भी पता न कर पाई थी। तो मैंने अपनी परेशानी खत्म करने के लिए एक रोज अपनी ननद से पूछने का फैसला किया। मेरा इरादा था कि काम खत्म करने के बाद उस दिन की तरह बातों बातों में यह राज भी पूछ लूंगी। मैं पूरी तरह से यह सोचकर बैठी थी कि अब तो मैं अपनी ननद से पूछ कर ही रहूंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भांजे की पैदाइश पर उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। मैं फ्री हुई तो किचन से निकलने से पहले अपनी ननद के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में आ गई। मुझे अपने कमरे में देखकर ननद बहुत खुश होती थी। अभी वह मुझे देखकर खुश हुई और जीती रहो बोलकर मेरे हाथ से चाय ली। उनको चाय देकर मैं भी उनके पास ही बेड पर बैठ गई थी और बातों के दौरान उनसे हिम्मत करके मैंने ननद से पूछ ही लिया, आपने बताया नहीं कि भांजा के इस दुनिया में आने पर आपको इतना दुख क्यों मिला? यह शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ी थी? मेरी इस बात सुनकर ननद का रंग उड़ चुका था, लेकिन मैं यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। और भांजा तो लगता भी 60 साल के हैं, आपने उनको बुढ़ा क्यों कर दिया है? उनकी जल्दी से शादी क्यों नहीं की? मैंने उनके पास बैठकर कहा तो मेरी बात पर ननद सर पकड़ लिया और थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहने लगी कि वह तो ख्वाजा सीरा है। यह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तो हैरान रह गई थी यह सुनकर कि वह ऐसा लगता तो ना था, मगर भांजा ख्वाजा सीरा था तो उसकी हरकत कुछ अजीब क्यों न थी? मेरे दिमाग में हजारों सवाल ने अपना डेरा जमा रखा था, लेकिन फिर सोचा भला एक माँ अपनी औलाद के बारे में ऐसा झूठ कैसे कह सकती है? भला इसका मतलब वह सच कह रही थी। शायद यही वजह थी कि जो उनकी जिंदगी ससुराल में उनकी सास और ननद ने मुश्किल कर दी थी। मैं यही सोच कर खामोश हो गई थी, लेकिन यह भी सच था कि मुझे तो ननद के बेटे में कोई ख्वाजा सीरा वाली हरकत नजर नहीं आती थी। वह तो नॉर्मल चलते फिरते थे, जबकि ख्वाजा सीरा के तो चाल चलन से ही पता चल जाता था कि वह कौन सी जीन का है। चाल चलन से ही पता चल जाता था कि वह कौन सी जीन का है। मेरे भांजा की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था, और यह कि मेरा भांजा जब भी घर से बाहर जाता तो आंखों में सुरमा लगा लेता। मुझे उसकी यह हरकत बड़ी उलझन में डालती थी कि घर पर तो वह बिल्कुल ठीक होता था, मगर जैसे ही घर से बाहर जाता उसका हुलिया ही बदल जाता था, वरना तो बाकी वह ठीक ठाक था। यह बात बस मुझे यकीन दिला रही थी कि वाकई वह ख्वाजा सीरा है, लेकिन ख्वाजा सीरा की पहचान मुश्किल तो नहीं होती। मगर मेरा भांजा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। वह तो नॉर्मल इंसान की तरह चलता फिरता था, बल्कि बोलता भी बिल्कुल सही और रौबदार आवाज में था। लेकिन फिर सोचती थी कि एक माँ अपनी ही औलाद के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल सकती थी। मुझे अपनी ननद की बातों पर यकीन तो ना आया, मगर उनकी बात सुनकर चुप होकर रह गई थी।
मेरे दिमाग में अजीब अजीब सोच जन्म ले रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। मैं कभी देर इसी सोच में डूबी रही थी। तब मुझे कोई रास्ता नजर न आया तो मैं गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल आई। बातों में पता ही नहीं चला कि दिन गुजर चुका था। शाम हो रही थी। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई। मैंने सबके लिए पहले सब्जी बनाई। सर दर्द की वजह से चाय बनाने का सोचा। अभी मैं अपने चूल्हे पर पानी रखा ही था कि मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई थी। मैं डर कर पलटी तो सामने ही मेरा भांजा खड़ा था। मैं उसको देखकर डर तो गई थी, मगर फिर भी हिम्मत करते हुए पूछ लिया, भांजे जी कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं, बस पानी लेना था। पानी लेकर वह बगैर कोई बात किए किचन से बाहर निकल गया था। मैं तो पहले ही शक में परेशान थी। कुछ तो था जिससे कि हम सब अनजान थे। उससे पहले कि मैं अपने भांजे की हकीकत जान पाती, मेरी अपनी ही जिंदगी में एक तूफान आ गया था। उस रोज मेरे पति गुस्से में थे। मैं भी भांजे को लेकर उलझी हुई थी और एक गलत फहमी पर मेरे पति ने मुझे गुस्से में तलाक दे दिया। मेरी तो दुनिया ही लूट गई थी। यूँ सदमा मेरे लिए किसी तूफान से कम न थी। मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मैंने तलाक पर अपने पति की बहुत मिन्नतें की थी, मगर मेरी उन्होंने एक न सुनी और मुझे तलाक दे दी। रात भर रोने की वजह से मेरी आंखें सूज गई थी। मेरी आवाज़ें भी बैठ गई थी। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था। यहाँ से निकल कर जाने कहाँ जाती, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मौसी ने शादी के वक्त यही कहा था, अपने पति से निभा कर रखना। अब यह तुम्हारा घर है। मेरे लिए तो यह दुख बहुत बड़ा था। मुझे रोती हुई देखकर ननद भी आ गई थी। उन्हें भी सब पता चल चुका था। उन्होंने मुझे प्यार से दिखाया और अपने साथ कमरे में लेकर चली गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक मेरे साथ यह सब हुआ क्या है। बस रोए जा रही थी। 2 दिन तक अपने ननद के कमरे में ही बंद रही थी। मैं मजबूर और बेबस थी। मेरे दुनिया में कोई नहीं था। मैं यतीम थी। मौसी के बच्चे को तो मैं पहले से ही पसंद न थी। अब मैं तलाक के धब्बे लेकर उनके पास जाती तो वो लोग धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते। वैसे भी बेइज्जती होती, इसीलिए मजबूर होकर ननद के घर पर ही पड़ी रही थी। जब से मेरे पति ने मुझे तलाक दी थी, तब से मैं परेशान थी। मैं दिन रात ननद के कमरे में ही बंद रहती थी। थोड़ी दिनों बाद ही मेरे पति ने मेरी ऐसी बातें की जिससे कि मुझे सोच में डाल दिया था। वह अपनी गलती पर पछता रहे थे और मुझसे दोबारा शादी के लिए कह रहे थे, लेकिन उसके लिए मेरी दूसरी शादी जरूरी थी। मैं उनकी बात मान लेती, लेकिन शादी वाली बात मुझे पसंद नहीं लगी थी। एक रोज मेरी ननद ने मुझे अपने पास बिठाकर कहा, देखो बेटा, तुम थोड़ा समझदारी से काम लो और मेरी मानो तो इस बात का यही हल है कि तुम अपने भांजे से शादी कर लो। घर की बात घर में ही रह जाएगी और लोगों को पता नहीं चलेगा और नहीं तुम्हारी बदनामी होगी। बात करते हुए भी मेरी ननद लगातार मेरे हाथ पर थपथपा रही थी। उनकी बात ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था। मैं तो कुछ देर तक बोल ही नहीं पाई थी। अपनी ननद के लगातार मनाने पर मैंने उनके सामने सिर झुका दिया था। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था और क्या करती। मैं इसीलिए मान गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। फिर कुछ दिनों के बाद ही मेरी ननद ने उस बूढ़े भांजे से मेरी शादी करवा दी थी। उससे शादी के बाद जो सच्चाई मेरे सामने आई, उसने तो मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। मैं अपनी होश हवास खो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। कुछ दिन तो इसी तरह गुजर गए थे और ऊपर से मुझे भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पति से कुछ पूछती, क्योंकि वह पहले से ही खामोश और गुस्से में रहते थे। जब मेरा उनसे मामी का रिश्ता था तब भी, और अब तो मैं उनकी बीवी हूँ, जबकि उसके बावजूद मुझ में हिम्मत नहीं थी। शादी के कुछ दिनों के बाद मैंने खुद में ही हौसला पैदा की। अपने 60 साल बूढ़े पति से तलाक की बात करके रहूंगी, लेकिन उससे पहले कि मैं उनसे बातें करती, वह घर से चला गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरा पहला पति लगातार तंग करने लगा था कि अपने पति से तलाक की बात करो ताकि वह मुझे दोबारा शादी में ले ले, मगर मैं बात किससे करती। मेरा पति तो कितने दिनों से घर ही नहीं आया था। शायद उसे पता चल चुका था कि मैं उससे बात करने वाली हूँ, इसलिए वह मेरे सामने नहीं आ रहा था। मेरे पहले पति ने मुझे किचन में अकेला देखकर अंदर आते हुए कहा था, अगर तुम इससे बात नहीं कर रही सकती तो मुझे बताओ, मैं करता हूँ उससे बात। मैं उसके
उसके बात पर खामोशी से सर झुका गई थी। अब मैं उसको क्या बताती, तलाक कैसे मांगू? वह तो कितने दिनों से घर पर ही नहीं आए थे। घर आते तो ही मैं उससे कोई बात कर पाती, और जो सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी उससे भी तो मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रही थी। शर्मिंदगी से सबसे छुपती फिरती रहती थी। मैं कई सोचों में गुम खड़ी थी और पहले पति को उससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, इस वक्त मेरे पति किचन में आ गए और बोले कि तुम उससे क्या बातें कर रही हो, मुझसे बातें करो और उससे दूर रहो। अब मैं उसका पति हूँ। मैं अब उन दोनों मामा भांजे को आमने सामने देखकर डर गई थी। मैं ख्वाब ज्यादा हो चुकी थी। तुमने तो पहले तलाक देकर ऊपर वाले को नाफरमानी की है। जानते हो ना कि तलाक से सातों अर्ज कहाँ पहुँचते हैं, लेकिन तुमने गुस्से में आकर खुदा की नाफरमानी की ही। उसकी बनाई हुई हदों को तोड़कर गुनाह किया है। और दूसरी गलती यह की कि तुमने अपनी बीवी को तलाक के बाद मजबूर किया और उसकी शादी किसी नकारा शख्स से करवाकर एक और गुनाह अपने सर लिखवा लिया। गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। तब मैं क्यों सजा भुगतूं? और मेरा भांजा तो अब मेरा पति है। वह कह रहा था कि मैं अपने बीबी को किसी भी हाल में तलाक नहीं दूंगा। यह अब मेरी बीबी है। और मेरे पहले पति को यह सब कुछ कह रहा था और उसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका था, जिस पर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था, क्योंकि मैं भी गुनहगार थी, क्योंकि मुझे दूसरी शादी के लिए भी मानना ही नहीं चाहिए था। मेरी ननद भी किचन के दरवाजे पर खड़ी उन दोनों की बहस सुन रही थी। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या कोई और नाराजगी नहीं थी। मेरा पति हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में लेकर गया था। वहां जाकर उन्होंने अपनी सारी सच्चाई मुझे बता दी थी और मुझे वक्त भी दिया था कि मैं सोच समझकर ही अपने फैसले लूं। मैं हैरान थी कि जिसको मेरी ननद ख्वाजा सिरा बोलती थी वह तो बहुत अच्छा इंसान था। मेरे भांजे को मेरा पहला पति गंदी आवाज में पुकारता था। ना तो वह नकारा शख्स था और ना ही वह ख्वाजा सिरा था। वह तो एक मुकम्मल मर्द था। यह तो मैं अपनी शादी वाली रात ही जान गई थी, तो उन्होंने मुझे बीवी होने का हक दिया था। मैं तो हैरान रह गई थी। अगर वह ठीक है तो फिर मेरी ननद अपने बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? कोई माँ अपने ही बेटे को ऐब दाग कैसे बोल सकती है? मैं उनकी सच्चाई जानकर दंग रह गई थी। मुझे तो खामोशी तबीयत का इंसान थोड़े थे, वह तो बहुत बड़े ओहदे पर फौज थे। ऐसे कैसे हो सकता था? मैं एक बार फिर से उनकी शख्सियत की खोज में मसरूफ हो गई थी। मुझे सोच में डूबे हुए देखकर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर बिठाया हुआ कहा तो मैं चौंक कर सीधी हुई थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें यह जानने के लिए बेचैनी हो रही है कि अगर मेरी सगी माँ ही मुझे ख्वाजा सिरा बोलती है फिर ठीक कैसे हूँ? वह अपनी बात दोहरा कर मेरी तरफ देखने लगे थे, जैसे पूछ रहे हो कि मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं। मैंने उनको देखकर हाँ में सिर हिलाया था। इस वक्त मेरी ननद चलती हुई अंदर कमरे में दाखिल हुई। मैं उनको देखकर उठकर खड़ी हुई थी। उन्होंने पास आते हुए मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा था और मुझसे कुछ फासले पर अपने बेटे के पास बैठ गई। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तो उस पर मेरी ननद और सास का ही कब्जा रहा था। हमेशा से ही वह उनकी संगत में रहता था। वह बहुत बिगड़ गया था, इसीलिए मैंने उसको हॉस्टल में डाल दिया था ताकि वह सुधर जाए। लेकिन उससे तो अपने ही हाथों अपनी जान गंवा गया था। अब उसके लिए क्या ही कर सकती थी? उससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता था? अपने भतीजे की जिंदगी सुधारने के लिए मैंने दूसरी शादी करवा दी थी। मेरी ननद ने गहरी सांस लेकर मुझे देखा था और मेरे पति की तरफ इशारा करके बोली कि जब यह पैदा हुआ तो इसके बाप को शौक हुआ कि जो अरमान अपने बड़े बेटे के लिए सजा कर बैठी थी, जो लाड प्यार की वजह से अब वह तो कहने से रहा नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने ख्वाब के लिए मेरे छोटे बेटे को सोच लिया था। बचपन की ही बात है, एक बार यह बहुत रो रहा था। मेरी ननद ने उसे उठाते हुए यूं ही बोल दिया, यह तो ख्वाजा सिरा है। फिर क्या था, तब से सारे मोहल्ले वाले ने इसे ख्वाजा सिरा बोल गए थे। मेरा छोटा बेटा ख्वाजा सिरा है। किसी ने जांच करवाने की कोशिश नहीं की थी, सबको मौका मिल चुका था मुझे जलील करने का। मैं भी खामोश रही, क्योंकि पति जो सब कुछ सोच रहे थे उनको सोचने दो, उसके हक में बेहतर है। तुम जब ब्याह कर यहाँ आई थी तो तुमसे भी सबकी तरह हकीकत छुपी हुई थी, लेकिन शादी के बाद जब तुम इसके शादी में आई तो तुम पर उसका राज खुल गया था। ननद खामोश हुई तो पति ने बोलना शुरू किया था, मैं सबकी नजरों में एक ख्वाजा सिरा रहा, उससे मेरा काम और भी आसान हो गया था। क्या तुम जानती हो कि मैं अमेरिका का खुफिया एजेंट हूँ? हमारे लिए अपना पहचान छुपाना बहुत ही जरूरी होता है। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर बाहर चली गई थी। कुछ देर के बाद मेरा पति तैयार हुआ तो मैं तो अपनी जगह
जगह दंग रह गई थी, क्योंकि हुआ ये था कि 60 साल का बुढ़ा नहीं लग रहा था मेरा पति। वह तो नौजवान आदमी था जिसकी उम्र 30 साल के करीब थी। उन्होंने बताया कि उम्र बढ़ाने एक जरिया था। वह खुद को बुढ़ा जाहिर करते थे ताकि लोगों को उन पर शक न हो। उन्होंने अपनी सारी हकीकत मुझे बता दी थी और मुझे फैसला करने को कहा था। मैंने काफ़ी देर अपने पहले पति के साथ होने वाले पति के बारे में सोचा था। मेरा पति, जो कि अभी मेरी शादी हुई थी, वह हर लिहाज से बेहतर लगा था, जिसे हर जगह रोब था। उसकी गुस्सा बस गलत बात पर आता था। उसका मानना था कि उसका मामा गलती नहीं गुनाह किया था, जिसकी सजा यह है कि उसे किया है वह भुगते। और मैं इतना बेइज्जत नहीं हूँ कि अपनी बीवी को तलाक देकर अपने ही छोटे भाई से शादी करवा दूँ। मेरा पति अपनी जगह बिल्कुल सही था। मेरा पहला पति जल्दबाजी में और अपने ही सुनने वाले और करने वाले थे। मैं भी उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। बेशक खुदा हमारे लिए जो भी फैसला करते हैं हमारे हक में बेहतर होता है। मैंने अपने भांजे यानी कि अपने पति के साथ रहने की हामी भर ली थी। हामी भरकर मान बढ़ा दिया था। मेरा पति ने दूसरे शहर में ट्रांसफर करवा लिया था। मुझे और ननद को अपने साथ लेकर चले गए थे। पीछे मेरे पहले पति अकेला हो गया था। खुदा को इस भरी दुनिया में अकेला करने वाला भी वह खुदा ही है। इसीलिए गुस्से को हमेशा हराम कहा गया है। मेरी शादी तो भांजे से हुई थी, जो कि बहुत ही इज्जत वाला निकला था। अब मेरी शादी किसी और नकारा इंसान से हो जाती तो, और वह अपनी जीत पर अड़े रह जाता तो, वह मुझे नहीं छोड़ता तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। जबकि मेरा पहला पति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। खुदा सभी बहन बेटियों को इस गलत संगत से महफूज रखे। हमारी शादी को 1 साल हो चुकी थी और मेरी एक बेटी थी और हम अपने परिवार से बहुत खुश थे। हमारा पति भी बहुत अच्छा इंसान है। मेरा पहला पति भी शादी कर लिया था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। अब अपनी जिंदगी में वह खुश था और मेरा पहला पति भी सुधर चुका था। अब वो गुस्सा नहीं करता था। वह कभी कभी अब हमारे यहाँ भी आया करता था और बहुत अच्छा इंसान हो गया था। उसके भी 2 बच्चे हो गए थे। वह अपने परिवार में बहुत ही खुश था। मेरी ननद और मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। मेरा पति मुझे बहुत ही प्यार करता था। मेरा पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।